क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, अगर आप एग्जाम्पल का प्रॉब्लम नहीं बनाए तो आप उसको एक बार जरूर बनाइए, क्योंकि जो जो अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है सारा एग्जाम्पल में ही दे रखा है। तो आप एक बार उसको जरूर बनाइए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ए थीप आफ्टर कमिटिंग अ थेफ्ट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। कह रहा है कि एक चोर है जो चोरी करने के बाद एक यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ा और उसके दौड़ने का जो स्पीड है वो दे रखा है 50 मीटर पर मिनट। यानी चोर है जो 1 मिनट में 50 मीटर दौड़ रहा है। इसके बाद बोला है आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद ए पुलिसमैन रन्स टू कैच हिम। एक पुलिसमैन है जो 2 मिनट के बाद उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। उसके बाद बोला है ही गोज 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट। पुलिसमैन है जो 1 मिनट में मतलब पहला मिनट में 60 मीटर गया। एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 5 मीटर पर मिनट इन एवरी सक्सीडिंग मिनट। और प्रत्येक अगला मिनट, सक्सीडिंग मिनट का मतलब अगला मिनट में वो अपना स्पीड है जो 5 मीटर पर मिनट से बढ़ाते चला गया। तो कह रहा हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। कितने मिनट के बाद पुलिसमैन है जो चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए, इसको बनाने का दो तरीका है, तो हम यहाँ पे दोनों तरीका देखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे आप देखिए पहले फर्स्ट मेथड। इस मेथड में हम ये एपी का यूज नहीं करेंगे, बिना एपी का यूज किए हुए इसको बना देंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ पे दोनों का स्पीड दे रखा दौड़ने का, तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों का स्पीड नोट करिए। तो सबसे पहले थीप का स्पीड बताइए। थीप के बारे में बोला था कि थीप है जो 50 मीटर पर मिनट के स्पीड से दौड़ा। इसका स्पीड कैसा है? यूनिफॉर्म है, यानी हर एक मिनट में इसका जो स्पीड है वो 50 मीटर ही है। यानी थीप का जो पहला मिनट में जो स्पीड है वो 50 मीटर पर मिनट। इसके बाद दूसरा मिनट में भी इसका स्पीड इतना ही है, 50 मीटर पर मिनट, क्योंकि इसका स्पीड क्या यूनिफॉर्म है, यानी हर मिनट में ये सेम डिस्टेंस ही कवर करेगा। डेट मीन्स 50 मीटर। इस तरीके से ये हर मिनट में दौड़ा। इसके बाद देखिए पुलिसमैन का। तो पुलिसमैन आफ्टर 2 मिनट के बाद आया था ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए आफ्टर 2 मिनट। अब यहाँ पे हम पुलिसमैन का स्पीड ले लेते हैं। तो देखिए, पुलिस के बारे में बोला था कि पहला मिनट में पुलिस कितना दौड़ा था? 60 मीटर। तो इसका स्पीड हो जाएगा 60 मीटर पर मिनट पहला मिनट के लिए। इसके बाद बोला है कि इसके बाद एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 5 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग आवर। सक्सीडिंग मिनट, ये मिनट है, सक्सीडिंग मिनट का मतलब प्रत्येक अगला मिनट में ये अपना जो स्पीड है वो 5 मीटर पर मिनट से बढ़ा लेता है। तो बताइए दूसरा मिनट में पुलिसमैन का स्पीड कितना रहेगा? 5 मीटर से बढ़ा लेगा तो ये 65 हो जाएगा ना, 65 मीटर पर मिनट हो जाएगा। इसके बाद अगला मिनट, डेट मीन्स तीसरा मिनट में इसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो 70 मीटर पर मिनट। इस तरीके से ये अपना स्पीड प्रत्येक अगला मिनट में बढ़ाते चल जाता है 5 मीटर से। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो थीप का स्पीड है वो हर जगह हर मिनट सेम है, जबकि पुलिसमैन का जो स्पीड है वो हर मिनट 5 मीटर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ से पहले आप स्पीड ऑफ पुलिस लिख लीजिए, क्योंकि इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बताइए पहला मिनट में पुलिस का स्पीड कितना था? 60 मीटर पर मिनट, इस तरीके से। और दूसरा मिनट में पुलिस का स्पीड कितना था? तो 65 मीटर पर मिनट। इसके बाद देखिए तीसरा मिनट में इसका स्पीड कितना हो गया? 70 मीटर पर मिनट। फिर चौथा मिनट में निकालिए, तो चौथा में हो जाएगा 80, 5 मीटर फिर बढ़ जाएगा। फिर पाँचवा मिनट में इसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो 85 मीटर पर मिनट। फिर छठा मिनट में बताइए, तो यहाँ पे देखिए गलत हुआ है, ये 75 हो जाएगा और यहाँ पे 80, तो ये हो जाएगा 85। इसके बाद सेवन्थ मिनट में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 90। फिर 8 मिनट में इसका स्पीड हो जाएगा 95। इस तरीके से इसका बढ़ते जाएगा। तो कुछ दूर तक इसको लिख लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए कि डिस्टेंस निकाल लीजिए, कि जैसे पुलिस है जो चोर को पकड़ रहा है, तो चोर को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा, तो पुलिस, चोर कितना डिस्टेंस कवर किया, पुलिस कितना डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ पुलिस एंड थीफ। तो सबसे पहले थीफ का ये डिस्टेंस निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट, ये फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। कुछ दूर तक आप निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से। इस तरीके से 8 मिनट तक का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बताइए, चोर है जो पहला मिनट में 50 मीटर दौड़ा था, यानी 1 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 मीटर। इसके बाद
दूसरा मिनट में भी ये 50 मीटर हो रहा है, यानी टोटल 2 मिनट में कितना डिस्टेंस इसका हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा ना, काहे कि पहला मिनट में 50 मीटर, फिर दूसरा मिनट में 50 मीटर, तो टोटल 2 मिनट में ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। उसके बाद तीसरा मिनट में इसका मतलब 3 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि फिर अगला मिनट में ये 50 कवर करेगा। फिर चौथा मिनट में इसका डिस्टेंस 200 मीटर हो जाएगा। फिर 5 मिनट में टोटल डिस्टेंस 250 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 50 ऐड करते चल जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 400, यानी 8 मिनट में वो टोटल 400 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब पुलिस का डिस्टेंस निकालिए। तो पुलिस का देखिएगा, पहला मिनट में पुलिस का स्पीड कितना था, 60 मीटर पर मिनट, तो यानी पहला मिनट में ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 60 मीटर। फिर सेकंड मिनट में पुलिस का स्पीड था 65 मीटर पर मिनट, तो मतलब 2 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, 60 और 65 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 मीटर, यानी पुलिस है जो 2 मिनट में 125 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद तीसरा मिनट मतलब 3 मिनट में पुलिस कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो यहाँ पे ये तीनों को ऐड कर दीजिए। तो ये दोनों को तो ऐड करके आप यहाँ पे लिख हुए हैं, तो 70 को सिर्फ इसमें ऐड करिए, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 195। इसके बाद चौथा मिनट में पुलिस का टोटल डिस्टेंस निकालिए, तो 3 मिनट में ये कवर किया 195 और चौथा मिनट में इसका स्पेस 75, तो 75 को इसमें ऐड करिए, तो 75 को इसमें ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 270। इसके बाद पांचवा मिनट में पुलिस का डिस्टेंस निकालिए, देखिए पांचवें मिनट में इसका स्पीड था 80, तो 80 को इसमें ऐड करिए, तो 80 को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 350। अब देखिए अब आप आगे आपको निकालने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि 350 यहाँ पे भी है और 350 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये हुआ कि चोर 7 मिनट में 350 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब पुलिस है जो 5 मिनट में ही 350 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी 5 मिनट के बाद पुलिस है जो चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। काहे कि 5 मिनट में पुलिस 350 मीटर, चोर भी 350 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो पक्का 5 मिनट के बाद पुलिस क्या कर लेगा, चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो आफ्टर 5 मिनट पुलिस काउट द थिप। 5 मिनट के बाद, यहाँ पे इन मत लिखिएगा, 5 मिनट में नहीं, 5 मिनट के बाद, क्योंकि 5 मिनट में पुलिस है जो चोर के बराबरी डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जैसे ही 5 मिनट से थोड़ा सा आगे समय बढ़ेगा तो पुलिस इसको क्या कर लेगा, चोर को पकड़ लेगा। तो आफ्टर 5 मिनट, ना कि इन 5 मिनट, इस चीज को आपको ध्यान देना, 5 मिनट के बाद। काहे कि 5 मिनट में तो दोनों का डिस्टेंस वो सेम है, तो दोनों तो एक दूसरे के पैर रहेगा, पकड़ेगा कैसे, लेकिन जैसे ही 5 मिनट के बाद थोड़ा सा आगे तो पुलिस इससे आगे निकल जाएगा, इसको फिर पकड़ लेगा। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब देखिए आप सेकेंड मेथड, जो कि एपी से बनेगा। देखिए तो सेकेंड मेथड में आपको क्या करना होगा, जैसे हमसे बोला था कि पुलिस है जो चोर को कितने मिनट के बाद पकड़ लेगा, तो जैसे कुछ मिनट के बाद पकड़ेगा ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ मिनट के बाद तो पकड़ ही लेगा। जैसे यहाँ पे आप देखें तो 5 मिनट के बाद पकड़ लिया था, तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा कि लेट द पुलिस काउट द थिप। यहाँ पे हम मान लेते हैं काउट द थिप आफ्टर टी मिनट, मतलब टी मिनट के बाद पुलिस है जो चोर को पकड़ लेगा। आप चाहिए तो एक्स भी मान सकते हैं, बाई भी मान सकते हैं, आपका मर्जी। हम यहाँ पे टी मान लिए हैं, यानी टी मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। जैसे यहाँ पे ऊपर हम निकाले तो 5 मिनट के बाद पकड़ लिया था, तो यहाँ पे भी तो आपको कोई वेरिएबल लेना होगा ना, ऐसे थोड़े आप कुछ भी मान लीजिएगा, 10 मिनट, 15 मिनट। तो इसी तरीके से एक हम वेरिएबल यहाँ पे टी ले लिए हैं कि टी मिनट के बाद पुलिस चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इसके बाद देखिएगा देन, अच्छा यहाँ पे एक चीज बताइए, जैसे टी मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा, जैसे यहाँ पे पहले ऊपर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे आप देखे थे कि 5 मिनट के बाद पुलिस है जो चोर को क्या किया था, पकड़ लिया था। तो 5 मिनट में पुलिस का डिस्टेंस, और चूंकि पुलिस है जो 2 मिनट के बाद आया था, यानी चोर 2 मिनट पहले से दौड़ रहा था, तो चोर 2 मिनट ज्यादा दौड़ा था, यानी देखिए 7 मिनट में चोर का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। आ रहा बात समझ में, जैसे 5 मिनट में पुलिस का डिस्टेंस और चोर हालांकि 2 मिनट पहले से दौड़ा था, क्योंकि पुलिस 2 मिनट के बाद आया था, तो जब चोर 2 मिनट पहले से दौड़ा था तो जाहिर सी बात है चोर 2 मिनट ज्यादा दौड़ेगा, यानी ये 5 मिनट दौड़ा है तो चोर 7 मिनट दौड़ेगा। तो 5 मिनट में पुलिस का डिस्टेंस और 7 मिनट में चोर का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे थे इक्वल था। तो यहाँ पे भी वही समझाना चाह रहे हैं, जैसे टी मिनट में पुलिस है जो चोर को पकड़ लेगा, तो
टी मिनट तक पुलिस दौड़ेगा, काहे कि टी मिनट में पुलिस चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। और चूंकि चोर 2 मिनट पहले से दौड़ा तो चोर कितना देर दौड़ेगा, इससे 2 मिनट ज्यादा दौड़ेगा, दैट मीन्स टी प्लस 2 मिनट। जैसे यहाँ पे पुलिस 5 मिनट दौड़ा था तो चोर 60 मिनट दौड़ा था ना, इससे 2 मिनट ज्यादा। तो यहाँ पे पुलिस टी मिनट दौड़ा, मतलब टी मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा, तो चोर कितना देर दौड़ेगा, पुलिस से 2 मिनट ज्यादा, काहे कि चोर 2 मिनट पहले से दौड़ा। तो यहाँ पे चोर दौड़ेगा टी प्लस 2 मिनट। टी मिनट में पुलिस जितना डिस्टेंस कवर करेगा और टी प्लस 2 मिनट में चोर जितना डिस्टेंस कवर करेगा, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको मेन रूप से यही चीज समझना था। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इन टी मिनट, ये इक्वल होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय थिप इन टी प्लस टू मिनट। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इन टी मिनट इक्वल होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय थिप इन टी प्लस 2 मिनट, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस इसमें यही समझना था। और हालांकि यहाँ पे आप देख भी रहे थे कि जैसे 5 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लिया था, तो 5 मिनट में पुलिस का डिस्टेंस और 5 + 2 दैट मीन 7 मिनट में चोर का डिस्टेंस, दोनों आपस में क्या था, इक्वल था। तो यहाँ पे भी जैसे पुलिस चोर को टी मिनट में पकड़ा, तो टी मिनट में पुलिस का डिस्टेंस और टी प्लस 2 मिनट में, काहे कि चोर 2 मिनट पहले से दौड़ा, तो टी प्लस 2 मिनट में चोर का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर आपको इतना समझ आ गया तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले आप इतना को आराम से समझ लीजिए, इसके बाद देखिएगा। तो अब टी मिनट में पुलिस द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस को निकालिए और टी प्लस 2 मिनट में चोर के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस को निकालिए और दोनों डिस्टेंस को आपस में इक्वल कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे टी मिनट में पुलिस द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए जैसे पुलिस है, जो पुलिस का जो स्पीड था वो पहला मिनट में था 60 मीटर पर मिनट, यानी पहला मिनट में इसका डिस्टेंस कितना था, 60 मीटर था। तो यहाँ पे लिखिए पहला मिनट में इसका डिस्टेंस हो जाएगा 60 मीटर। इसके बाद दूसरा मिनट में कितना था, तो दूसरा मिनट में पुलिस का स्पीड था 65 मीटर पर मिनट, यानी इसका जो दूसरा मिनट का जो डिस्टेंस है वो है 65 मीटर। आ रहा बात समझ में। इसके बाद तीसरा मिनट में इसका स्पीड था 70 मीटर पर मिनट, तो तीसरा मिनट में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 70 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए, तो तीसरा मिनट में हो जाएगा 70 मीटर। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा और कब तक, 2 टी मिनट तक, क्योंकि पुलिस कितना देर तक दौड़ा है, टी मिनट तक। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 टी मिनट। इसके बाद चोर का निकाल लीजिए। तो चोर का तो आपको पता है यूनिफॉर्म स्पीड है, हर मिनट 50 मीटर। तो यहाँ पे पहला मिनट भी 50 मीटर, दूसरा मिनट भी 50 मीटर और तीसरा मिनट भी 50 मीटर। और चोर कब तक दौड़ा, तो ये दौड़ा टी प्लस 2 मिनट। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 टी प्लस 2 मिनट। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। डी का वैल्यू बताइए, तो डी का वैल्यू 65 - 60 तो 5 हो जाएगा। और एन का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ पे टी मिनट तक है ना, जैसे रहता 2 5 मिनट तो एन का वैल्यू 5 हो जाता। अगर आता 2 10 मिनट तो एन का वैल्यू 10 हो जाता। उसी प्रकार है 2 टी मिनट तो एन का वैल्यू हो जाएगा टी। आ रहा बात समझ में, यहाँ सही है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 50, डी का वैल्यू बताइए 50 - 50 तो 0 हो जाएगा। और एन का वैल्यू कितना, तो टी प्लस 2 यहाँ पे है तो टी प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका दोनों तरफ एस एन का फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इधर भी लगाइए एस एन, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना, t है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा t/2 और 2a, तो a का वैल्यू 60 तो 2 × 60 कितना हो जाएगा 120 प्लस और n की जगह t रखिए तो ये हो जाएगा t-1 और d की जगह 5 रखिए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आइए तो n की जगह t + 2 तो यहाँ पे हो जाएगा t + 2/2 और यहाँ पे a का वैल्यू है 50 तो 50 रखिए तो 50 × 2 100 हो जाएगा। 100 प्लस और n की जगह, तो n की जगह यहाँ पे t + 2 तो n की जगह रखिए t + 2 और -1 है तो -1 को भी लिखना होगा। और d का वैल्यू कितना 0 तो यहाँ पे 0 आएगा इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे t हो जाएगा और यहाँ पे क्या करिए ना अंदर 5 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 प्लस 5t माइनस 5 इस तरीके से हो जाएगा। और इस तरफ देखिएगा यहाँ पे t + 2 है तो t + 2 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए जब 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 100 बचेगा ना।
तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इस तरीके से। तो इसके बाद कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा t इंटू 120 माइनस 5, तो 115 प्लस 5t, और इधर हो जाएगा t प्लस 2 इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए दोनों में आपको 5 कॉमन दिख रहा होगा, तो 5 कॉमन लीजिए, तो 5 कॉमन लीजिएगा तो इधर 5t हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 23, और यहाँ पे बचेगा t इक्वल टू, इधर हो जाएगा t प्लस 2 इंटू 100। अब देखिए 5 से इसको काटिए 20 बार में, अब यहाँ पे t से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 23t प्लस टी स्क्वायर, और इधर 20 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20t और प्लस 4t। अब यहाँ पे ये दोनों को इधर लेकर आइए, तो इधर पहले से टी स्क्वायर और 20t को इधर लाके माइनस करिए, तो 23t माइनस 20t, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t, और 40 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस 40 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज कर देना है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये टूटेगा 8 और 5 में, तो 8t माइनस 5t और माइनस 4t इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 होगा, 8t माइनस 5t। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, इधर ये दोनों से, इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे t कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा t प्लस 8, और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा t प्लस 8 इक्वल टू 0। अब t प्लस 8 को बाहर निकालिए, तो t प्लस 8 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा t और यहाँ पे माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो एक बार t प्लस 8 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू हो जाएगा माइनस 8, और एक बार t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए टाइम कभी भी तो निगेटिव होगा नहीं, तो माइनस 8 तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो t का वैल्यू आ जाएगा 5, यानी आप बोल सकते हैं आफ्टर 5 मिनट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर 5 मिनट्स पुलिस काउट द थिफ, यानी 5 मिनट के बाद पुलिस जो चोर को पकड़ लेगा। क्वेश्चन नंबर 39, करा रेशम वांटेड टू सेव एटलीस्ट 6500 रुपीज फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर आफ्टर 12 मंथ। करा कि रेशम कम से कम 6500 रुपया बचाना चाह रही है, किस लिए, तो अपने बेटी को वो अगले साल स्कूल भेजना चाहते हैं, इसी वजह से वो कम से कम अगले 12 मंथ में 6500 रुपया बचाना चाह रही है, सेव करना चाह रही है। इसके बाद बोला है सी सेव्ड 450 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ, वह पहले महीना में 450 रुपया सेव करती है, एंड रेज्ड हर सेविंग, रेज्ड का मतलब बढ़ा देना, अपने सेविंग को बढ़ा दे रही है, तो रेज्ड हर सेविंग बाई 20 रुपया एवरी नेक्स्ट मंथ, और प्रत्येक अगले महीना में वो अपने सेविंग को 20 रुपया से बढ़ा देती है। मतलब कहने का मतलब जैसे पहला महीना में 450 रुपया सेव की थी, तो अगला महीना में 470 रुपया सेव करेगी, फिर अगला महीना में 490 रुपया सेव करेगी, इस तरीके से। तो बोला हाउ मच विल सी बी एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 मंथ, तो अगले 12 महीना में वो कितना रुपया सेव कर पाएगी। इसके बाद बोला है विल सी बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर, क्या अगले साल वो अपने बेटी को स्कूल भेजने में एबल रहेगी, मतलब वो अपने बेटी को स्कूल भेज सकेगी, जो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा उसको टोटल कितना अमाउंट सेव करना है, कम से कम उसको 6500 रुपया सेव करना है अगले 1 साल में। तो यहाँ पे देखिए पहला महीना में वो सेव करती है 450 रुपया, तो यहाँ पे पहला महीना में सेव किया 450। इसके बाद बोला कि प्रत्येक अगला महीना में अपना सेविंग 20 रुपया से बढ़ाते चला गया था, तो अगला महीना में कितना सेव करेगा 470 रुपया, फिर अगला महीना में 490 रुपया, इस तरीके से उसका 20 रुपया बढ़ते जाएगा। और बताइए कब तक करते रहेगी, 2 to 12 मंथ, अगले 12 महीना तक बोला था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to 12 मंथ्स। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू कितना 450, डी का वैल्यू बताइए, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, और एन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे देखिए कितना महीना है 12 महीना है ना, तो एन का वैल्यू 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि टोटल 12 मंथ में कितना रुपया वो सेव कर रही है इस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखिए टोटल अमाउंट इन 12 मंथ, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए एस एन वाला, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको, एस एन इक्वल टू, ये हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए n का वैल्यू कितना 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा S12 इक्वल टू, यहाँ पे भी 12 पुट करिए, तो 12 बाई 2, और a का वैल्यू है 450, तो यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 450 प्लस, और n का वैल्यू 12 है ना, तो 12 माइनस 1 कितना 11, तो
तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू, और डी का वैल्यू 20 है तो 11 इंटू 20 हो जाएगा। यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा S12 इक्वल टू, यहाँ काटिए 6 बार में तो ये हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 900, और प्लस यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 220, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ऐड करिएगा तो आएगा 1120, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 6720, यानी वो 12 महीना में कितना रुपया सेव करेगी, तो 6720 रुपया सेव करेगी। जबकि उसको कम से कम कितना सेव करना था, कम से कम उसको 6500 रुपया ही सेव करना था, जबकि वो कितना सेव कर रही है 6720 रुपया, यानी उससे तो ज़्यादा ही सेव कर रही है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा यस सी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर, वो अपने बेटी को अगले साल स्कूल भेजने में एबल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 40, करा रामकली वुड नीड 1800 रुपीज फॉर एडमिशन फी एंड बुक्स etc फॉर हर डॉटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। करा कि रामकली को कम से कम 1800 रुपया चाहिए, किस लिए, तो उसका बेटी अगले साल स्कूल जाएगी, उसी के एडमिशन फी के लिए और बुक्स वगैरह खरीदने के लिए कम से कम उसको 1800 रुपया चाहिए। इसके बाद बोला सी सेव्ड 50 रुपया इन द फर्स्ट मंथ, वह पहला महीना में कितना रुपया बचाती है, तो 50 रुपया बचाती है। एंड इंक्रीज हर मंथली सेविंग बाई 20 रुपीज, और अपने मंथली सेविंग को 20 रुपया से इंक्रीज कर देती है। करा आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद, हाउ मच मनी विल सी सेव, एक साल के बाद वो कुल कितना रुपया बचत करेगी। विल सी बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल, क्या वह अपने, उसका जो ड्रीम है कि उसका बेटी स्कूल जाए, तो क्या वह अपने ड्रीम को पूरा कर पाएगी, जो हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए उसको कम से कम कितना रुपया चाहिए, कम से कम 1800 रुपया चाहिए। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, उसको कम से कम 1800 रुपया चाहिए। अब देखिए पहला महीना में वो कितना रुपया बचत की थी, 50 रुपया, तो पहला महीना में वो 50 रुपया बचत की थी। इसके बाद बोला कि एंड अगला मंथ में वो अपने सेविंग को इंक्रीज कर देती है 20 रुपया से। यहाँ पे देखिएगा अगला महीना, मतलब प्रत्येक अगला महीना में वो अपने सेविंग को 20 रुपया से इंक्रीज कर दे रही है। तो अगला महीना में कितना बचत होगा उसका, 70 रुपया, फिर अगला महीना में 90 रुपये, इस तरीके से उसको बढ़ते जाएगा। और कब तक वो बचत करेगी, अगला 1 साल तक। यहाँ पे बोला था ना आफ्टर ईयर, 1 साल तक, यानी 1 साल के बाद वो कुल कितना रुपया सेव करेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 मंथ। अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 50, डी का वैल्यू बताइए, तो A2 - A1 तो 20 हो जाएगा ना, और एन का वैल्यू टोटल 12 महीने तक सेविंग करना है, तो एन का वैल्यू 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लीजिए टोटल अमाउंट आफ्टर 12 मंथ, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए एसएन वाला, तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिएगा n का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2 2a, a का वैल्यू कितना 50, तो 50 यहाँ पे रखिएगा तो 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, प्लस और n की जगह 12 रखिए तो 12 - 1 11, तो 11 इंटू, और डी का वैल्यू 20 है तो यहाँ पे 20 रहेगा। इस तरीके से वैल्यू आप ध्यान से पुट करिएगा, इसको काटिए तो 6 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 220, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 320, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 1920, यानी 1920 रुपया वो सेव कर लेगी। जबकि उसको कम से कम कितना रुपया चाहिए, 1800 रुपया चाहिए, लेकिन वो तो इससे ज़्यादा सेव कर रही है ना, उसको 1800 रुपया चाहिए, लेकिन ये वो सेव कर रही है 1920 रुपया, तो बिल्कुल वो अपने ड्रीम को पूरा कर पाएगी। तो यहाँ पे लिखिए यस सी विल बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल, यानी वो अपने डॉटर को स्कूल भेजने का जो उसका ड्रीम है वो बिल्कुल उसको पूरा कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे बोला ए पीस ऑफ इक्विपमेंट कोस्ट अ सर्टेन फैक्ट्री ₹6 लाख। करा कि एक सर्टेन फैक्ट्री में एक इक्विपमेंट है और उसका जो कॉस्ट है वो दे रखा है 6 लाख। इसके बाद देखिए करा इफ इट डिप्रिसिएट्स इन वैल्यू, डिप्रिसिएट का मतलब होता है कम होना, यदि इसका वैल्यू कमते जाए, ठीक है। करा 50% इन द फर्स्ट, 13.5% इन द नेक्स्ट ईयर एंड 12% द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। करा कि यदि इस मशीन का वैल्यू कमते चला जाए, पहला साल में 15% वैल्यू कम जाए, उसके फिर अगला साल यानी दूसरा साल में 13.5% इसका वैल्यू कम जाए,
फिर तीसरा साल में 12% इसका वैल्यू कम जाए, और फिर इसी तरीके से आगे होता रहे। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल के बाद इस मशीन का कीमत कितना रहेगा, इसका वैल्यू कितना रहेगा। ऑल परसेंटेज अप्लाई टू द ओरिजिनल कॉस्ट, ये भी जितना भी परसेंटेज दे रखा वो सारा किस पे अप्लाई होना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी 6 लाख पे। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे मशीन का टोटल कॉस्ट दे रखा था, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट दे रखा था 6 लाख, तो इसको नोट कर लीजिए, ये दे रखा है 6 लाख। इसके बाद बोला कि जब इसका वैल्यू कमते चला जाए, तो यहाँ पे लिखिए व्हेन कॉस्ट इज डिप्रिसिएट, व्हेन कॉस्ट इज डिप्रिसिएट। तो देखिए जब पहला साल इसका 50% कमेगा, फिर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, इस तरीके से आपको निकाल लेना। फिर आगे भी जैसे बोला था कि पहला साल इसका कॉस्ट कितना कम जाए, 15% कम जाए, तो इसका टोटल कॉस्ट है 6 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख, और 6 लाख का 15% यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि बोला था कि सारा जो परसेंटेज है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई करना है। फिर सेकेंड ईयर में देखिए, तो सेकेंड ईयर में तो इसका हो जाएगा 6 लाख का, सेकेंड ईयर में कितना था 13.5% था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख का 13.5%। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा साल इस मशीन का वैल्यू इतना हो जाएगा, मतलब इसका कीमत इतना रुपया कम जाएगा। पहला साल इसका कीमत इतना रुपया कम जाएगा, दूसरा साल इसका कीमत इतना रुपया कम जाएगा, तीसरा साल कितना कमेगा, तो तीसरा साल का परसेंटेज है 12%, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख का 12%, यानी इसको सोल्व करके जितना आएगा उतना रुपया इस मशीन का कीमत तीसरा साल घट जाएगा। तो यहाँ पे सबको कैलकुलेट करिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब आप 20 से 20 को काटिएगा, आप 15 × 6 तो 90, और 90 पे 3 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90,000, यानी पहला साल मशीन का जो कीमत है वो 90,000 रुपया कम जाएगा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो डेसिमल हटाइए तो 0, तो 3 0 से कटेगा 3 0, तो 135 को मल्टीप्लाई करिए 600 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 18100, एक 0 और होगा, यानी 81,000 रुपया, यानी दूसरा साल मशीन का कीमत 81,000 रुपया कम जाएगा। इसके बाद तीसरा साल देखिए, यहाँ पे काटिए 2 0 से 2 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 72,000, यानी तीसरा साल मशीन का कीमत 72,000 रुपया कम जाएगा। इसी तरीके से ही कमते जाएगा। इतना तक तो आ गया होगा आपको समझ में। तो हमसे बोला था कि 10 साल के बाद मशीन का कीमत कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए पहले आप ये निकाल लीजिए कि 10 साल में मशीन का टोटल कितना रुपया कॉस्ट कमेगा। तो यहाँ पे सारा जो कम रहा ये वैल्यू, इसका हम सम निकाल लेते हैं 10 साल का। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सम ऑफ टोटल कॉस्ट which is depreciated in 10 years। टोटल कॉस्ट का सम निकाल लीजिए जो कि 10 साल में कमेगा। तो यहाँ पे निकालिए, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो यहाँ से बता दीजिए पहले ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 90,000। डी का वैल्यू बताइए, तो डी का वैल्यू होता है A2 - A1, तो 81,000 माइनस 90,000 तो माइनस में आएगा ना, -9,000। और एन का वैल्यू बताइए, तो ये अब 10 साल का सम निकाल रहे हैं ना, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए कि 10 साल में इस मशीन का टोटल कितना रुपया कमेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं S10, तो ये हो जाएगा 10/2 2a, तो ए की जगह रखिएगा 9,000, यहाँ पे 9,000 सॉरी 90,000 है ना, ये तो 90 ही रहेगा 90,000। तो यहाँ पे 90,000 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 19,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 पे 4 0, इस तरीके से, यानी 1,80,000 प्लस एन की जगह 10 रखिएगा तो 10 - 1 9 हो जाएगा, और इनटू डी की जगह ये वाला रखिए -9,000। यहाँ तक आप देख लीजिए ध्यान से, वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा S10 = 5, और यहाँ पे देखिएगा 180 और 3 0, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 × 9 81, और यहाँ पे 3 0 आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए, तो S10 = हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करिएगा तो ये आएगा 99,000,
इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 495,000। यानी हमको ये पता चल गया कि 10 साल में मशीन का टोटल इतना रुपया कीमत कम जाएगा। हमसे पूछा था कि 10 साल के बाद मशीन का टोटल कॉस्ट कितना होगा, और आपको पता था कि मशीन का जो टोटल कॉस्ट था वो कितना था, 6 लाख था ना, वो था 6 लाख रुपया। और 10 साल में मशीन का टोटल कॉस्ट इतना रुपया कम जाएगा, तो अब नहीं निकाल लीजिएगा कि 10 साल के बाद मशीन का कुल कितना कॉस्ट होगा, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना होगा, यही हमसे पूछा था। तो टोटल कॉस्ट है इक्विपमेंट का 6 लाख, और 10 साल में इतना रुपया उस मशीन का कीमत कम जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 6 लाख में से उसको माइनस करना होगा। यहाँ पे माइनस करिए 495,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,05,000। इस तरीके से हो जाएगा। यानी मशीन का जो कीमत होगा वो 10 साल के बाद 1,05,000 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करा ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। करा कि 700 रुपया का एक सम है, मतलब टोटल 700 रुपया है, और उसको 7 कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट को एक स्कूल में जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस किया है उसके लिए। तो टोटल आपके पास 700 रुपया, जिसको 7 कैश प्राइज में आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। और इसके बाद लिखा इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। कह कि प्रत्येक प्राइज है जो 20 रुपया कम है पहले वाले प्राइज से। जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए पहला प्राइज है 100 रुपया, तो इसके बाद वाला जो प्राइस होगा वो हो जाएगा 80 रुपया, फिर इसके बाद वाला जो प्राइस होगा वो हो जाएगा 60 रुपया। यानी प्रत्येक अगला प्राइस जो होगा वो पिछले वाले प्राइस से क्या होगा, 20 रुपया कम होगा। फिर अगला निकालेगा तो 40 रुपये। इस तरीके से ये प्राइस का वैल्यू रहेगा। यानी प्रत्येक अगला प्राइस होगा जो पिछले प्राइस से 20 रुपया कम होगा। तो यहाँ पे आपको वही बताना है कि वो 7 प्राइस कौन कौन सा होगा। तो जैसे देखिए आपके पास टोटल 700 रुपया है, उसको 7 कैश प्राइस बनाना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द फर्स्ट प्राइज इक्वल टू मान लीजिए x रुपया। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे आप एक वेरिएबल तो आपको मानना ही होगा, कुछ पहला प्राइस जो भी होगा हम यहाँ पे मान लिए हैं x रुपया। यहाँ पे लिखिए देन 7 प्राइजेज आर। तो 7 प्राइस टोटल कौन कौन हो जाएगा। तो देखिए पहला प्राइस तो x रुपया है, फिर बोला कि प्रत्येक अगला प्राइस है जो 20 रुपया कमते चला जाएगा पिछले वाले प्राइस से। यहाँ पे लिखा था ना कि प्रत्येक प्राइस है जो 20 रुपया कम है पिछले प्राइस से। प्रीसीडिंग प्राइस का मतलब पिछले प्राइस से। तो यहाँ पे जो अगला प्राइस होगा वो इससे 20 रुपया कम, तो 20 कम कम लोग क्या होगा, इसमें 20 माइनस करना होगा। तो x में 20 माइनस करेगा तो x माइनस 20 हो जाएगा। जैसे 100 में 20 माइनस किए थे तो 80 हो गया था, उसी प्रकार x में 20 माइनस करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 20। इसके बाद थोड़े आप कुछ कैलकुलेट कर पाइएगा। इसके बाद अगला प्राइस क्या होगा, तो फिर इसमें 20 माइनस करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 40। जैसे देखिए x माइनस 20 है, इसमें 20 माइनस करिएगा तो माइनस 20 करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 20 माइनस 40। इस तरीके से फिर 20 माइनस करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 60। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस 20 करिएगा तो दोनों ऐड होके माइनस 60 हो जाएगा। आ रहा ना बात समझ में। तो इसके बाद फिर 20 माइनस करिए तो x माइनस 80, फिर हो जाएगा x माइनस 100, फिर हो जाएगा x माइनस 120। इस तरीके से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 प्राइस हो गया ना। तो हम इसी तरीके से 7 प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपके पास कितना अमाउंट था, टोटल 700 रुपया था। यानी टोटल प्राइस का जो सम है वो कितना है, 700 रुपया है। यानी आप बोल सकते हैं जो टोटल 7 प्राइस है इसका सम कितना हो जाएगा, 700 रुपया। काहे कि आप यही 700 रुपया के नहीं 7 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो ये जो 7 प्राइस होगा उसका सम कितना होगा, 700 रुपया होगा। अब यहाँ से एस एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 700। एस एन की जगह एस एन 700 की जगह 700। अब यहाँ पे n की जगह 7 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 7/2। अच्छा यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे देख लीजिए a का वैल्यू बताइए तो a का वैल्यू x हो जाएगा। d का वैल्यू बताइए तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a2 माइनस a1
यहाँ पे होता है a2 माइनस a1, तो a2 है x माइनस 20 माइनस, और a1 कितना है x है ना, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब x से x कटेगा तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा -20, इसी को आपको ध्यान देना है। और n का वैल्यू तो 7 आएगा, काहे कि 7 प्राइस है तो n का वैल्यू 7। तो यहाँ पे देखिए n की जगह 7 हो गया तो 7/2, a का वैल्यू कितना है x है ना, तो a की जगह x पुट करिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस n का जगह कितना 7, तो 7 माइनस 1 ये हो जाएगा 6 इंटू, और डी का वैल्यू -20, तो यहाँ पे -20 पुट करना होगा इक्वल टू 700। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिए ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2, और यहाँ पे देखिए 2x प्लस इंटू माइनस माइनस, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 120 इक्वल टू 700। इसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पे आप इधर से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 7/2, और 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x बचेगा -60 इक्वल टू 700। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप 2 से 2 को काट दीजिए और 7 से 7 को काटिए, ये 100 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 60 इक्वल टू 100। अब 60 को इधर ला के ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 160, यानी x का वैल्यू आया वो 160 आ गया। हमसे बोला था सातों प्राइस कितना कितना होगा, तो देखिए x का वैल्यू 160 है तो यहाँ पे आप 160 पुट करिएगा, फिर हर जगह x की जगह 160 पुट करिए, तो 160 माइनस 20 हो जाएगा तो 140, फिर 160 माइनस 40 तो हो जाएगा 120। इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस था, पहला था x, फिर था x माइनस 20, फिर था x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, और लास्ट प्राइस था x माइनस 120। तो यहाँ पे आप पुट करिए 160, तो यहाँ पे 160 पुट करेगा तो पहला प्राइस हो जाएगा 160, फिर इसी तरीके से 160 माइनस 20 हो जाएगा, फिर जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा हो वहाँ वहाँ आपको 160 पुट कर देना है इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से पुट करते चलिए, 160 माइनस 80, यहाँ पे हो जाएगा 160 माइनस 100, और यहाँ पे हो जाएगा 160 माइनस 120। यहाँ पे माइनस करिए तो वो हो जाएगा, पहला प्राइस हो जाएगा 160, दूसरा प्राइस होगा 140, फिर तीसरा प्राइस होगा 120, फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस करिए तो 80, फिर 60, और लास्ट प्राइस होगा वो होगा 40। तो इसी तरीके से आपको सातों प्राइस निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 43, करा सोल्व द क्वेश्चंस, और यहाँ पे दिया है -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 437। देखिए इसमें आपको सम करके ये x का वैल्यू क्या होगा यही आपको बताना है, x इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए, a का वैल्यू दे रखा है -4, d का वैल्यू बताइए आप, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, और a2 का वैल्यू कितना -1 है तो -1 माइनस, और a1 का वैल्यू -4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4, तो यहाँ से d का वैल्यू बताइए 3 आ जाएगा ना, और ये जो आपको x दिख रहा है वो इस AP का लास्ट टर्म है तो an इक्वल टू हो जाएगा x, और ये जो 437 आपको दिख रहा है वो पूरा AP का सम है ना, तो ये जो हो जाएगा वो SN का वैल्यू हो जाएगा 437। अब देखिए इस AP में कितना टर्म है ये तो आपको पता ही नहीं है कि इस AP में कुल कितना टर्म है, यानी n का वैल्यू। तो आप क्या करिए कि an का फॉर्मूला लगा के पहले n का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से देखिए an का फॉर्मूला लगाइए तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह x पुट करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a की जगह -4 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे -4 को इधर लाइए तो x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्या करिए कि -1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x प्लस 4/3 प्लस 1 इक्वल टू n। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम लीजिएगा तो 3 एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और प्लस 3 इक्वल टू n। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 3 कितना होगा 7 ना, तो x प्लस 7/3 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू आ गया x प्लस 7/3। तो इस तरीके से आपको n का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। n का वैल्यू आ गया x प्लस 7/3, तो ये हो गया n
इसके बाद देखिएगा हमसे बोला था x का वैल्यू क्या होगा, तो आप अब Sn का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an का वैल्यू आपको पता है ना, an का वैल्यू जब पता है इसलिए हम an वाला फॉर्मूला यूज किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Sn का वैल्यू देखिए 437, तो यहाँ पे हो जाएगा 437, और ये जो n/2 है तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट करिएगा। तो इसको पहले हम ऐसे करते हैं, n/2 को आप 1/2 इंटू n लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे 2/3 को आप 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं ना, दोनों तो सेम चीज़ें हैं, उसी प्रकार इसको किए हैं ताकि आपको वैल्यू पुट करें तो कोई दिक्कत ना हो। और a का वैल्यू बताइए, तो देखिए a का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे तो -4 आ जाएगा, और an तो an का वैल्यू x है, तो यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा 437 इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे देखिएगा n का वैल्यू कितना है, x प्लस 7/3, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x प्लस 7/3, और इधर हो जाएगा -4 प्लस x। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना 6 होगा ना, 2 इंटू 3 6, और 6 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 6 2 2 इक्वल टू ऊपर वाला को ऊपर के साथ, तो x प्लस 7, और इधर तो -4 प्लस 6 ही रहेगा। पहले आप यहाँ तक ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 6 2 2 हो जाएगा, और -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तब -4x -28, और फिर x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 2 2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x² और -4x प्लस 7x कितना होगा, +3x हो जाएगा ना, +3x, और एक -28 है तो -28। अब यहाँ पे क्या करिए कि इसको उस तरफ लेके जाइए, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x, और ये जब उस साइड जाएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, -28 ये वाला, तो दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा -2650, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो इतना ही रहेगा, यानी 2650, इसको 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है, ये निगेटिव में रहेगा, ताकि ऐड करने पे कितना आ जाए 3 आ जाए। तो यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, जैसे 2650 का फैक्टराइज करिए, तो यहाँ से लगाइए 2 बार में तो 530, फिर लगाइए 5 बार में तो 106, फिर लगाइए 2 बार में तो 53। अब देखिए यहाँ पे एक 53 ले लेते हैं, और ये इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 4 5 20। तो अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 1 है, इधर -2650, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही रह जाएगा, यानी -2650। इसको 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ पे इसको फैक्टराइज हम कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों नंबर को तोड़ने पे कितना आना चाहिए, ये जोड़ने पे 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए। तो देखिए 5 से लगाए हैं तो 530 बार में, फिर 5 से लगाए हैं तो 106, फिर 2 से लगाए हैं तो 53, यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, तो एक हो जाएगा 53 और एक हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी एक 53 रहेगा और एक 50 रहेगा, इसको रखिएगा निगेटिव, तभी ना दोनों को ऐड करेगा तो +3 आएगा, तो ये टूट जाएगा x² प्लस 53x माइनस 50x -2650 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर ये दोनों इधर ये दोनों, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 53, और यहाँ से -50 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा x प्लस 53 दोनों तरफ है, तो इसको बाहर करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x प्लस 53 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -53, और x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +50, तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे बताइए क्या ये नेगेटिव वाला पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं। अब क्यों नहीं पॉसिबल है, जो कि यहाँ पे आप समझिए क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे देखिए AP जो आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, तो आगे पॉजिटिव आ रहा है, जैसे 2 आया, फिर 5 आया, तो 5 के बाद कितना आएगा 3 बढ़ा है, तो 5 के बाद फिर 8 आएगा, फिर 8 के बाद 11 आएगा, मतलब आगे जितना भी नंबर आएगा सारा का सारा पॉजिटिव ही रहेगा, तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आगे जो AP बढ़ रहा है वो पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है ना, तो पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है तो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसी वजह से यहाँ पे x का वैल्यू -53 कभी हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू।
क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 20। कह रहा है कि एक AP के फर्स्ट n टर्म का सम और उस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है और कॉमन डिफरेंस 20 है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, AP का जो फर्स्ट टर्म है डेट मीन्स A का वैल्यू 8 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस 20 दे रखा है। और इसमें बोला था कि इस AP के फर्स्ट n टर्म का सम यानी एस n का बात हुआ है। इसका बाद पढ़िए, बोला है इज इक्वल टू, वो सम है वो इक्वल है किसके, तो द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ अनदर AP हुज फर्स्ट टर्म इज -30 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। और एक दूसरा AP है उसका फर्स्ट टर्म दे रखा है -30 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 8। तो यहाँ पे बोला कि एक AP के फर्स्ट n टर्म का सम इक्वल है दूसरे AP के फर्स्ट 2n टर्म के सम का। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है फर्स्ट n टर्म के सम क्या होता है, Sn होता है, और ये इक्वल है दूसरे AP के फर्स्ट 2n टर्म के सम का, यानी फर्स्ट 2n टर्म का सम S2n। इतना तो बात आपको समझ आ रहा है। तो हमसे बोला फाइंड n का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। पहले इतना आपको समझ आ गया है ना, बोला था कि एक AP के n टर्म का सम फर्स्ट n टर्म का सम, तो फर्स्ट n टर्म के सम को Sn से लिखा जाता है। ये इक्वल है दूसरे AP के फर्स्ट 2n टर्म के सम के, तो फर्स्ट 2n टर्म के सम को S2n से लिखा जाता है। अब दोनों तरफ Sn वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इधर भी हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n है, तो n की जगह तो n ही रह जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे देखिएगा इधर n का वैल्यू कितना है, 2n है ना, तो n की जगह आपको रखना होगा 2n। तो ये हो जाएगा 2n/2 2a प्लस, और यहाँ भी n की जगह रखना होगा 2n-1 इंटू डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप a और d का वैल्यू पुट करिए, तो a का वैल्यू 8 है और d का वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा n/2, a का वैल्यू 8, तो 8 इंटू 2 कितना 16 हो जाएगा, प्लस n-1 और d का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 आएगा। अब इस तरफ देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n/2 और a का वैल्यू इधर कितना है -30 है ना, तो यहाँ पे -30 पुट करेगा, तो -30 इंटू 2 कितना -60 प्लस 2n-1, और इधर d का वैल्यू कितना 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू, और यहाँ पे आप क्या करिए ना कि n से भी काटिए, n से n को भी काट दीजिए, तो यहाँ पे n भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 16 प्लस, और इस 20 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 20n-20। और इस तरफ देखिएगा इधर हो जाएगा 2 इंटू -60, और 8 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 16n-8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20n और 16 -20 कितना -4 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20n-4। इधर हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 16n और -60 -8 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो -68। तो यहाँ पे हो जाएगा 20n-4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 32n-136। इसका कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करिए कि 136 को इधर ले आइए, 20n को उधर लेकर चल जाइए, तो -4 और 136 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 136, और 20n को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो 32n-20n इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, 132 आएगा, और यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो ये आ जाएगा 12। काटिए इसको 11 बार में, यानी जो n का वैल्यू आएगा वो आएगा 11। हमसे n का ही वैल्यू पूछा था, तो n का वैल्यू हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, आपको कंप्लीटली समझ आएगा। तो जैसे देखिए, करा द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग। यहाँ पे फ्लैग छोड़ दिया है, तो कलरफुल फ्लैग ऑन द स्ट्रेट पासेज ऑफ द स्कूल। करा है कि स्कूल का जो स्टूडेंट है वो एनुअल डे पे स्कूल को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से, तो स्कूल का जो स्ट्रेट पासेज है उसमें कलरफुल फ्लैग को फिक्स करके। स्ट्रेट पासेज का मतलब हुआ स्कूल का गलियारा वगैरह होगा
उसी पे वो कलरफुल फ्लैग को फिक्स करके उसको ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए उसके बाद बोला है दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट ए इंटरवल ऑफ एवरी 2 मीटर। उन लोगों के पास टोटल 27 फ्लैग है और उसको 2-2 मीटर के इंटरवल पे फिक्स करना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला है द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। और जो सारा फ्लैग है उसको कहाँ पे स्टोर किया गया है, तो जो बीच वाले फ्लैग है ना वहीं पे सारे फ्लैग को स्टोर किया गया है, मतलब सारे फ्लैग को एक जगह रखा गया है। जैसे यहाँ पे समझिए टोटल कितना फ्लैग था, टोटल था 27 फ्लैग और सारे फ्लैग को 2-2 मीटर के इंटरवल पे फिक्स करना, यही बोला था। और बोला था कहाँ पे फिक्स करना, तो एक स्ट्रेट पासेज है स्कूल में। जैसे आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट पासेज है इस तरीके से, और इसी स्ट्रेट पासेज पे टोटल 27 फ्लैग को फिक्स करना है। और बोला कि सारे फ्लैग को कहाँ पे रखा गया है, तो मिडिल वाले फ्लैग। जैसे एक फ्लैग तो बीच में रहेगा ही रहेगा और कुछ फ्लैग इधर रहेगा और कुछ फ्लैग इधर रहेगा। तो जैसे मान लीजिए ये जो फ्लैग है वो बीच वाला फ्लैग है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मिडिल। तो एक फ्लैग आपका बीच में आ गया और टोटल आपके पास कितना फ्लैग है, 27 फ्लैग। तो टोटल 27 फ्लैग में से एक फ्लैग को आप बीच में फिक्स कर दिए, तो टोटल कितना बचा, 26 फ्लैग बचा। तो 26 में से जो आधा फ्लैग होगा मतलब 13 फ्लैग वो हो जाएगा इस तरफ, और जो रिमेनिंग 13 फ्लैग बचेगा वो हो जाएगा इस तरफ। पहले इतना आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसी तरीके से फ्लैग को फिक्स किया जाएगा। एक फ्लैग जब बीच में रहेगा तो बाकी जो 13 फ्लैग बचेगा वो इस तरफ और बाकी 13 इस तरफ। क्या कि 27 में एक बीच में आ गया तो 26 ही बचा ना, 26 को आधा आधा कर दीजिए, तो 13 इधर और 13 इधर। और बोला कि प्रत्येक फ्लैग को 2-2 मीटर पे फिक्स करना है। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये आपका पहला फ्लैग, फिर ये हो जाएगा दूसरा, फिर हो जाएगा तीसरा। यहाँ पे हम लिख देते हैं A1 A2 A3 और ये आपका लास्ट वाला हो जाएगा A13। A13 का मतलब ये लास्ट फ्लैग 13वां फ्लैग। इधर भी वही चीज़ होगा, ये हो जाएगा पहला फ्लैग, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा और यहाँ पे आपका लास्ट वाला हो जाएगा, दैट मीन्स A13। और प्रत्येक फ्लैग के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, इधर भी ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, मतलब प्रत्येक 2 फ्लैग के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा 2 मीटर। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोला है कि रुचि वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया, तो रुचि को दिया गया है सारे फ्लैग को फिक्स करने के लिए। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वेर स्टोर। रुचि अपने किताब को रखती है कहाँ पे, तो जहाँ पे फ्लैग को स्टोर किया गया है, यानी बीच में स्टोर किया गया फ्लैग को, तो वहीं पे अपने सारी किताब को वो रखती है। इसके बाद बोला है सी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम। और वह एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लैग को कैरी कर सकती है। जैसे यहाँ पे समझिए ये जो फ्लैग फिक्स करने का जो काम है वो दिया गया है रुचि को। और रुचि क्या किया कि अपने जो बुक्स था उसका वो अपने बुक को मिडिल में रखा, मतलब जहाँ पे फ्लैग को स्टोर किया गया था। तो फ्लैग को यहीं पे स्टोर किया गया है ना, सारे फ्लैग को यहाँ पे रखा गया, तो यहाँ पे वो अपने बुक को रखी और फ्लैग को फिक्स करने के लिए शुरू की। तो वो एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लैग को फिक्स कर सकती है, मतलब कैरी कर सकती है। तो जैसे देखिए रुचि यहाँ पे अपनी किताब को रखी और यहाँ से सारे फ्लैग अभी यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, जो भी 27 फ्लैग है सारा यहाँ पे रखा हुआ है मिडिल फ्लैग के पास में। तो एक फ्लैग को उठाएगी और यहाँ से यहाँ पे लाके 2 मीटर के डिस्टेंस पे लाके यहाँ पे फिक्स कर देगी, फिर वो यहाँ से वहाँ जाएगी बीच में मिडिल फ्लैग के पास में, फिर यहाँ से दूसरा फ्लैग को उठाएगी, फिर लेके आएगी और फिर यहाँ पे 4 मीटर के डिस्टेंस पे इसको फिक्स कर देगी। अरे बस समझ में, फिर यहाँ से वह मिडिल फ्लैग के बीच में जाएगी, फिर यहाँ से एक फ्लैग को उठाएगी और फिर यहाँ पे तीसरा फ्लैग ला के फिक्स कर देगी, जो कि दूसरा फ्लैग से 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, फिर बीच में जाएगी और फिर इसी तरीके से वो करते रहेगी। फिर इधर टोटल को फिक्स कर देगी और फिर इधर भी टोटल 13 फ्लैग को फिक्स कर देगी। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला है हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। कह रहा है कि इस जॉब को कंप्लीट करने में यानी टोटल फ्लैग को फिक्स करने में उसको कुल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसके बाद लिखा है एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक, और उसको अपने किताब को भी कलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया, तो पहले हम उसको कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे बोला कि रुचि को इस काम को पूरा करने में कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको अपने बुक को भी कलेक्ट कर लेना है लास्ट में। जैसे यहाँ पे बोला कि उसको बुक को भी कलेक्ट कर लेना है लास्ट में, तो ये किस लिए बोला ये आपको लास्ट में समझ आएगा। तो यहाँ पे पहले आप निकालिए कि टोटल डिस्टेंस
कवर्ड बाय रुचि, यहाँ पे लिखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रुचि, कितना डिस्टेंस ये कवर की, पहले हम ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा। जैसे देखिए रुचि यहाँ से पहला फ्लैग को उठाई और यहाँ पे लाके फिक्स की 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 2 मीटर लगा। फिर इसको फिक्स की, फिर वो यहाँ जाएगा ना मिडिल फ्लैग के पास में दूसरा फ्लैग को लाने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2 मीटर, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में भी तो 2 मीटर लगेगा। तो यहाँ पे जो पहला डिस्टेंस हो जाएगा वो 4 मीटर का, यानी इसको 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना आप, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस। इसके बाद देखिए फिर यहाँ से दूसरा फ्लैग को उठाई, फिर इसको यहाँ पे लाके फिक्स करेगी, यानी टोटल कितना 4 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 4 मीटर। फिर यहाँ पे फिक्स करके फिर वो यहाँ पे जाएगी दूसरा फ्लैग को लाने के लिए, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जब वो जाएगी तो फिर 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में भी 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 4 मीटर, यानी यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं टोटल 8 मीटर हो जाएगा। तो इसको आप 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अरे बस समझ में। फिर यहाँ से तीसरा फ्लैग को उठाएगी और फिर यहाँ पे लाके इसको फिक्स करेगी, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर। तो 6 मीटर यहाँ तक आने में, और फिर अगला फ्लैग को लाने जाएगी यहाँ से, तो फिर 6 मीटर जाने में, यानी टोटल कितना 12 मीटर। तो इसको आप 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना, 12 को क्या लिखेगा 6 इंटू 2। अरे बात समझ में। इस तरीके से ये एक पैटर्न बन रहा है। उसी प्रकार ये लास्ट फ्लैग को ले जाएगी, मतलब 13वां फ्लैग को, तो यहाँ पे लाके फिक्स करेगी। तो पहले ये बताइए कि 13वां फ्लैग को यहाँ से लेके यहाँ तक लाएगी तो उसको कितना मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जैसे पहला फ्लैग को लाए थे तो कितना मीटर, खाली इधर से इधर लाने में हम बोल रहे हैं, टोटल नहीं बोल रहे हैं कि आने में भी और जाने में भी। जैसे पहला फ्लैग को यहाँ से यहाँ तक लाने में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, फिर दूसरा फ्लैग को यहाँ से यहाँ तक लाने में 4 मीटर का डिस्टेंस, फिर तीसरा फ्लैग को यहाँ से यहाँ तक लाने में 6 मीटर का डिस्टेंस। उसी प्रकार 13वां फ्लैग को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 26 मीटर ना, ये हो जाएगा 26 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 26 मीटर, फिर यहाँ तक जाएगी ना वो, तो फिर 26 मीटर, तो 26 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। तो देखिए ये एक पैटर्न बना जो कि आपको समझ आना चाहिए, तो पहले आप इसको ध्यान से समझिए। तो ये आपका जो टोटल डिस्टेंस निकला वो डिस्टेंस निकला मिडिल के ये लेफ्ट तरफ वाला। अब मिडिल के राइट तरफ भी टोटल फ्लैग को लगाएगी, तो इसी तरह से पहला फ्लैग को उठाएगी, फिर यहाँ से 2 मीटर पे रखेगी और फिर इसको वापस लाएगी, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 4 मीटर का डिस्टेंस। फिर दूसरा फ्लैग को उठाएगी, फिर यहाँ पे लाके फिक्स करेगी, तो जाने में 4 मीटर, फिर आने में 4 मीटर, वही वाला डिस्टेंस रहेगा। यानी जितना डिस्टेंस वो इधर कवर किया है उतना ही डिस्टेंस इसको इधर भी कवर करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, फिर प्लस करके इतना लिखने से अच्छा है कि ये पूरा में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे बात समझ में, क्या कि जितना डिस्टेंस मिडिल के इस लेफ्ट तरफ कवर किया उतना ही डिस्टेंस मिडिल के राइट तरफ कवर करेगी, तो मिडिल के लेफ्ट तरफ इतना डिस्टेंस है, तो यही टोटल डिस्टेंस में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसी का डबल हो जाएगा। और जो क्वेश्चन में जो लास्ट में लिखा था कि उसको अपना बुक को भी कलेक्ट करना है, तो वो इसलिए लिखा था कि जैसे देखिए, जैसे पहले तो वो 13 फ्लैग इधर फिक्स कर दी, और फिर इधर जब फ्लैग वो फिक्स करेगी, तो जैसे लास्ट फ्लैग को जब यहाँ पे फिक्स करेगी, तो फिर वो उसको अपने बुक को भी यहाँ से लेना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लास्ट फ्लैग को वो फिक्स करेगी और अपने बुक को लेने आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी फिर तो उसको 26 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अरे बात समझ में। अगर वो क्वेश्चन में नहीं लिखता कि उसको अपने बुक को नहीं लेना है, तो जैसे वो 13वां फ्लैग को यहाँ पे फिक्स कर दी, जैसे यहाँ से यहाँ तक गई, 13वां फ्लैग को फिक्स कर दी, 26 मीटर डिस्टेंस उसको यहाँ तक जाने में लगा, फिर यहीं से वो कहीं चली जाती इधर उधर जहाँ भी रहे, लेकिन नहीं, बोला कि उसको बुक भी अपना वापस लेना है, तो फिर वो यहाँ से आएगी लौट के यहाँ पे, तो फिर उसको 26 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसी वजह से फिर ये ऐड हो जाएगा, मतलब यही वाला पैटर्न इस तरफ भी बन जाएगा जो इस तरफ बना था, तो फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस निकल गया। तो पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ये पैटर्न बना तो बना कैसे। तो इसके बाद देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब में 2 इंटू में, यहाँ भी 2 इंटू में, यहाँ भी 2 इंटू, यहाँ भी 2 इंटू और यहाँ भी 2 इंटू, तो सबसे 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ तो पहले से 2 था और 2 कॉमन लीजिएगा, तो 2 इंटू में आ जाएगा, और अंदर में बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, उधर 6 बचेगा, और लास्ट में कितना बचेगा, लास्ट में बचेगा 26। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 26। अब एसएन वाला फॉर्मूला लगाइए, तो देखिए ए का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट के अंदर हम एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, और एन का वैल्यू बताइए, एन का वैल्यू कितना, तो ये टोटल कितना नंबर है, टोटल 13 फ्लैग ही था ना, तो ये टोटल 13 को ही रहेगा, तो एन का वैल्यू कितना 13 हो जाएगा, और ये जो आपको 26 दिख रहा है वो लास्ट टर्म हो जाएगा, डेट मीन्स ए एन, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 26।
अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ करिए, तो ये होता है n/2 a प्लस an, इसी पे आपको पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और n का वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 13/2। a का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रखिए और an का वैल्यू 26, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे देखिएगा 13/2 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 + 26, तो यह आ जाएगा 28 और ये कटेगा 14 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 13 × 14। यहाँ पे तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए, जब तीनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ये आ जाएगा 728 मीटर। यानी रुचि को टोटल इतना मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टोटल फ्लैग को फिक्स करने के लिए। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और था, यहाँ पे बोला था व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल कैरिंग अ फ्लैग। बोला कि एक फ्लैग को कैरी करने में उसको मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ एक फ्लैग के बारे में बोला, ये नहीं कि टोटल फ्लैग को कैरी करने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ऐसा नहीं बोला है। ये बोला है सिर्फ एक फ्लैग को कैरी करने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, अधिक से अधिक। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे पहला फ्लैग को फिक्स की थी तो उसको 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा था सिर्फ कैरी करने के लिए, ठीक है। रिटर्न तो हुए थे तो वो तो खाली हाथ ही लौटी थी। फिर दूसरा फ्लैग को यहाँ से यहाँ पे लेके आए तो 4 मीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ा। फिर यहाँ से रिटर्न हुई तो वो तो खाली हाथ ही लौटी है, फ्लैग लो के थोड़े रिटर्न होगी। फिर यहाँ से तीसरा फ्लैग को उठाई थी तो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा था। उसी प्रकार जब वो लास्ट फ्लैग को यहाँ पे लाके फिक्स की थी तो उसको 26 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ये लास्ट फ्लैग को कैरी करने के लिए। यानी उसको जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ा एक फ्लैग को लेकर वो कितना, 26 मीटर। क्या कि ये नहीं बोला है कि टोटल फ्लैग को कैरी करने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, सिर्फ बोला है एक फ्लैग के लिए। तो एक फ्लैग के लिए उसको मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, 26 मीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 26 मीटर। और अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे बोल देता कि टोटल फ्लैग को कैरी करने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो यहाँ पे सारे डिस्टेंस को ऐड करना पड़ता। जैसे पहला फ्लैग को कवर करने में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो ये हो जाता 2 प्लस फिर दूसरा फ्लैग को कवर करने में 4 मीटर का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस फिर तीसरा फ्लैग को 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा था, तो 6 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला को 26। इस तरीके से सारे को ऐड करना पड़ता, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरफ भी तो उतना ही रहेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा ना तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, किसका, टोटल फ्लैग को कैरी करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ एक फ्लैग का बात हुआ है ना, तो एक फ्लैग को कैरी करने में उसको मैक्सिमम डिस्टेंस 26 मीटर कवर करना पड़ा था, जो कि लास्ट वाला फ्लैग था। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3। कह रहा है कि एक AP के 11th टर्म डेट मीन्स A11 और 18th टर्म डेट मीन्स A18, और दोनों टर्म का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:3। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11th टर्म डेट मीन्स A11 और 18th टर्म डेट मीन्स A18, और इसका रेशियो दे रखा है 2:3 डेट मीन्स 2/3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू 21st टर्म। तो रेशियो बताइए 5th टर्म का किसके साथ, 21st टर्म के साथ। यानी 5th टर्म A5 और 21st टर्म A21, और इसी का रेशियो आपसे पूछा, यानी A5/A21 इक्वल टू व्हाट। इसके बाद बोला है एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। तो बोला कि इसके बाद फर्स्ट 5 टर्म के सम का रेशियो और फर्स्ट 25 टर्म के सम का रेशियो क्या होगा, डेट मीन्स S5/S21 इक्वल टू व्हाट। यही दोनों आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे ये चीज़ दे रखा है तो इसी से आपको चलना है। A11 को आप क्या लिखते हैं, A + 10D, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और A18 को क्या लिखते हैं, तो A18 को लिखते हैं A + 17D इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3 को इससे और 2 को इससे, तो पहले 3 को करिए दोनों से, तो हो जाएगा 3A + 30D, और इस तरफ 2 से करिए दोनों को, तो हो जाएगा 2A + 34D। यहाँ पे आप A को इधर लाके माइनस करिए तो 3A - 2A कितना होगा, A हो जाएगा ना, और 30D को उधर ले जाके माइनस करिए तो 34D - 30D, तो ये हो जाएगा 4D, यानी A का वैल्यू आ गया 4D। अब देखिए पहले आपको निकालना था A5/A25, तो पहले इसी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A5/A25 सॉरी 21 था, तो यहाँ पे A5 को आप क्या लिखिएगा, A5 को लिखिएगा A + 4D, ऐसे ही लिखिएगा ना। और A21 है तो A21 को क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा A + 20D इस तरीके से। तो यहाँ देखिए A का वैल्यू कितना है 4D है, तो यहाँ पे 4D पुट करिए, तो यहाँ पे 4D + 4D,
और नीचे में भी ए की जगह 4d पुट करना होगा, तो यहाँ पे भी 4d और प्लस 20d हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4d प्लस 4d 8d हो जाएगा ना, और नीचे में भी ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24d। d से d कटेगा तो 8 से ये 3 बार में कटेगा, डेट मीन्स 1/3 आएगा, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:3। यही आपका एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा सेकेंड नंबर, S5/S25, ये भी आपको निकालना है। S5/S21, 25 है, तो यहाँ पे भी SN का फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और नीचे में भी SN का फॉर्मूला लगाइए, तो ये भी हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2 तो कट जाएगा। अब ऊपर में बताइए n का वैल्यू कितना, ये S5 है ना, तो n की जगह 5 पुट होगा, तो ऊपर में हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस, और n की जगह 5 पुट करेगा तो 5-1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4d। और नीचे देखिएगा, नीचे में n की जगह 21, तो यहाँ पे 21 रखिए, तो हो जाएगा 21 इंटू 2a प्लस, और यहाँ पे 21 पुट करिए, तो 21-1 20, ये हो जाएगा 20d। इस तरीके से। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/21, और यहाँ पे रहेगा ऊपर में, जैसे a का वैल्यू यहाँ पे 4d निकाले थे ना, तो यहाँ पे आपको पुट करना है a की जगह 4d, तो जैसे यहाँ पे आप 4d रखिएगा तो 4d इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8d हो जाएगा, और पहले से था प्लस 4d, तो इसको भी लिखना होगा। और नीचे भी वही काम करिए, a की जगह 4d पुट करिए, तो 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे भी 8d और प्लस 20d। इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/21, और ऊपर में कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 12d, और नीचे में भी दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 28d। यहाँ पे देखिए, ये कटेगा d से d। इसके बाद काटिए, इसको काटिए, 3 से ऊपर नीचे काटिए, 3 से काटिए 3 से 12, और 3 से 21 को काटिए, 7 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 4 से ये भी कट जाएगा 7 बार में, तो ऊपर में बच गया 5 और नीचे में बच गया 49, तो यहाँ पे इसका रेशियो हो जाएगा 5:49। तो इसी तरीके से आपको निकाल लेना है।